A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is JK Civil Services. So my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samiula Ding. So ये नेक्स्ट हमारा जैसे कि हमारे MCQ सीरीज हमने स्टार्ट की हुई तो उसका हमारा नेक्स्ट जो है लेक्चर है आज। तो टॉपिक आपका है वो जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज के ऊपर MCQs हमने आपके लिए लाए हुए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे सामने क्या है? पहला है द टर्म जेंडर आइडेंटिटी वाज ओरिजिनली कॉइन्ड बाय। इसका ऑप्शन तो मैं सीधा बोल देता हूँ, रॉबर्ट है, पहले वाला है इसका ऑप्शन, ये है फर्स्ट है, फर्स्ट इसका ऑप्शन है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर हमने जेंडर आइडेंटिटी पढ़ा था मगर ये वाला नहीं पढ़ा था, तो ये कुछ जो है आपको MCQ में कराए जाएंगे। अगर लेक्चर में मैंने नहीं दिया तो MCQ में आपको इसको रूट मेमोराइज करना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपको एकदम दिमाग में रखना है कि कौन था जिसने जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर जो है बताया था, तो आपने नाम इसका याद रखना पड़ेगा। जैसे बुक्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, सोशियोलॉजी के टॉपिक से ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, तो आप बोलोगे नहीं हमने पढ़ाया नहीं, मगर आपको करना पड़ेगा। तो MCQs का कराने का फायदा यही रहता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम, सेकंड वाले पे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड MCQ क्या है? ये बहुत सिंपल है। ये कहता है कि वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड इन, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में। सारा चैप्टर जो है जेंडर इनइक्वालिटीज और इशू वाला चैप्टर, जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि इंडिया में फीमेल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ईच स्फीयर में होता है। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, इकोनॉमिक लाइफ में भी होता है। तो आंसर आपका क्या है? ऑल ऑफ द अबव। कि ये तो हमें पता है कि एक स्फीयर में नहीं होता है, सारी स्फीयर में होता है। तो इसका डी जो है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने। नेक्स्ट वाला कहता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर सिग्निफाइज। सेक्सुअल का मतलब यहां पे आ गया, सेक्सुअल का मीनिंग क्या है यहां पे? सेक्सुअल का मीनिंग ये कहता है कि जहां पे सेक्स के बेस पे, डिवीजन का मतलब डिवीजन है, लेबर का मतलब है वर्क। तो आप सेक्स के बेस पे जो काम है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप मतलब डिवाइड करते हैं। तो वो किसकी बात करता है? वो किस चीज को बताता है? कि अगर हम ऐसे टेक्निकल मीनिंग ले ले, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअल क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। यहां पे ध्यान में रखना है आपने कि पहला है जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन इन द बेस ऑफ नेचर ऑफ द फैमिली। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहा है, काम को सेक्स के बेस पे डिवाइड करना। वर्क डिसाइडिंग द डिवीजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये हो सकता है बी वाला, ये तो नहीं है। कास्ट वाला तो है ही नहीं, बिल्कुल आपने पहले ही इसको एक्सक्लूड कर देना है। एज वाला भी नहीं है, ठीक है। तो आराम से आपका बी ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट आंसर आपका निकल आता है, कि जहां पे हम काम के बेस पे औरत और आदमी को जो है वो क्या करते हैं, उनके बीच में जो है क्या क्या रख रही है, डिवीजन रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ वाला भी सिंपल है, ज्यादा घबराना नहीं है इसमें, क्योंकि देखो एक चीज ध्यान में रखना। अब ये नहीं कहना कि सर हमने, जैसे इसका पहले मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं, इसका ए है, ठीक है। अब इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, जब भी फीमेल की बात की हमने, पीछे पढ़ा जितना भी हमने जेंडर इनइक्वालिटी में फीमेल के बारे में हमने जो पढ़ा, चाहे वो हमने इक्विटी को लेकर पढ़ा, चाहे उसको हमने एम्पावर करने की बात की, ठीक है, या चाहे हमने जेंडर इक्वालिटी की बात की, चाहे हमने उसको राइट्स देने की बात की, कुछ भी, वो सारा का सारा किसको बताता है? वो सारा का सारा किसको डिनोट करता है? वो सारा का सारा फेमिनिज्म को डिनोट करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको क्वेश्चन फेमिनिज्म के ऊपर वहां अगर वो पूछ लेते हैं, तो ये सोचना कि वो कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वो फीमेल के बारे में ही बताया है आपको, फीमेल के राइट्स के बारे में, उसकी लिबर्टी के बारे में, ठीक है, उसको उसकी जो है उसको किन किन चीजों में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वो खत्म हो, स्टीरियोटाइप्स ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी हो, राइट्स मिले, इक्विटी मिले, एम्पावरमेंट मिले उसको। ठीक है, तो एक ही बात है, दैट इज ऑल अबाउट द फेमिनिज्म, सिंपल है। तो आपका है वुमेन एंड मैन बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है, तो ये जो है
एक वुमेन और आदमी जो है वो बिलीव करते हैं, इक्वल राइट्स की बात करते हैं, तो फेमिनिस्ट है वो कौन है? फेमिनिस्ट, जो फेमिनिज्म में बिलीव करता है। तो फेमिनिज्म क्या है? यही है जो मैंने आपको बताया। सिंपल है, उतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाले में आपने देखना है इसको थोड़ा। फिफ्थ वाले इक्वल वेजेस की बात करता है। इक्वल वेजेस हमने ये भी पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो कहता है कि इक्वल वेजेस एक्चुअल में क्या है, किसको सिग्निफाई करता है। पहला ऑप्शन है लॉ दैट डील्स विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स। नो, ये बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल पहले हम इसको बिल्कुल काट ही देते हैं। लॉ प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये हो सकता है, बी हो सकता है, कोई नहीं, इसको बाद में देखते, पहले सी पे आते हैं। एन एक्ट विच सिग्निफाइज दैट ऑल वर्क इनसाइड द होम इज डन बाय वुमेन ऑफ द फैमिली। नहीं, ये गलत है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। नहीं, इसमें इतने ही ऑप्शन है हमारे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए भी गलत है, सी भी गलत है, तो आपका क्या निकलता आंसर? ये। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है, एक्सक्लूड और इंक्लूड के तरीके से भी हम, अगर कोई थोड़ा बहुत टॉपिक का हमें पता हो, नहीं पढ़ा हो, तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो कि आपको पता है कि इक्वल वेजेस वो किसकी बात करता है? वो बात करता है औरत और आदमी जब वो काम कर रहे हैं तो उनको हमने इक्वली पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, मगर उतना भी टेक्निकल आप नहीं कह सकते कि आप नहीं कर पाओगे। डैश एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर इक्वल वेजेस टू मैन एंड वुमेन, कौन सा है? अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, किसमें? डी वाले में और ए वाले में। हिंदू वाला नहीं है, हिंदू सेशन एक्ट अलग है। इक्वल सैलरी वाला तो नहीं है। इक्वल वेजेस और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर ए है। बस जहां पे इक्वल वेजेस की बात की जा रही है औरत और आदमी के बीच में, वो सिर्फ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ही हो सकता है और कोई दूसरा एक्ट नहीं हो सकता। इसको दिमाग में डाल दो। नेक्स्ट पे सेवंथ, सेवंथ में बहुत अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अ वर्ड टू डिनोट टू अ पर्सन, पर्सन whose sense of personal identity, ये आपने अंडरलाइन करने, और जेंडर डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द सेक्स। ठीक है, बायोलॉजिकली जो है, दे वर असाइंड एट बर्थ के टाइम में, जब उनकी पैदाइश होती है। ठीक है, और एंड कंफर्म टू जेंडर स्टीरियोटाइप, सेक्सुअल ओरिएंटेशन वेरीज एंड इज नॉट डिपेंड ऑन जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, तो सिंपल है, हमें पता है कि ये ट्रांसजेंडर की बात कर रहा है। थर्ड कैटेगरी में सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिकॉग्निशन दी, और जब रिकॉग्निशन दी एज अ पर्सन, तो ये एंटाइटल हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल, लीगल सारे राइट्स के लिए। कौन? ट्रांसजेंडर्स, और ट्रांसजेंडर के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाली एमसीक्यू सीरीज में एक एक्ट भी है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, वो आपको एग्जाम में 100% है, वो एक्ट पूछेंगे ट्रांसजेंडर के ऊपर, कौन सा एक्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इजी है, द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। वही मैंने आपको बताया, ट्रांसजेंडर का तो मैंने बहुत 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 पढ़ाया है आपको उसके बारे में, जब हमने जेंडर लॉ वाला किया था। अब ये है कि फर्स्ट वेव, आपको फेमिनिज्म का आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है। फर्स्ट वेव सेकंड वेव आपने वो नहीं पढ़ना, वो टॉपिक में नहीं जाना है आपने। फेमिनिज्म का जो अभी मैंने पढ़ाया है प्रीवियस एमसीक्यूज में, उसमें मैंने आपको बताया था, इवन कि जब आपका एमसीक्यूज के अलावा जब आपका डाउट सेशन मैंने लाइव लिया था, उसमें भी एक बच्चे ने पूछा था, 2 बच्चों ने पूछा था, तो उसमें भी मैंने फेमिनिज्म के बारे में कहा था। इवन कि जो जेंडर इनइक्वालिटी और इश्यूज वाला टॉपिक है, दैट इज ऑल अबाउट द फेमिनिज्म। अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो ये कहता है कि जो पहला उसका वेव था, ठीक है, फेमिनिज्म से रिलेटेड, जहां फीमेल के राइट्स की, एम्पावरमेंट की, जो अभी मैंने पढ़ाया वो बात की जा रही है, उसमें वो किसने किस चीज की बात की थी, वो आपने सीधा याद कर देना है कि वोट की बात की थी, लीगल राइट्स की बात नहीं की थी, पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन की बात नहीं की थी, और ये आ गया आपका मेल डोमिनेशन जो सोसाइटी है, मेल डोमिनेशन सोसाइटी को खत्म करना, उसकी भी बात नहीं की थी, मेल डोमिनेशन सोसाइटी। ठीक है, जो हमारे जो सोसाइटी है जो वैसी, तो उसने जो है किनकी डिमांड की थी? राइट टू वोट की। सिंपल है, इसमें कोई इतना नहीं है।
इनडायरेक्टली तो मैंने ये टॉपिक कवर किया हुआ है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। देन बिलीव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिलीव्स दैट पीपल हैव अबाउट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल के बारे में, जो हमारा विश्वास है कि उनकी क्वालिटीज है, उनकी फीचर्स है मेल और फीमेल को लेकर, वो क्या है? क्या वो रोल डिस्टेंस को बताता है? नहीं बताता है भाई। क्या वो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को बताता है? नहीं भाई। क्या रोल कन्फ्लिक्ट को बताता है? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास बी आंसर है, बिल्कुल ये जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करता है। हमने पढ़ा है इसके ऊपर, बहुत डिटेल हमने पढ़ा हुआ है, बार बार मैंने पढ़ा है जेंडर स्टीरियोटाइप क्या क्या है। तो आपका बी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10th वाला, 10th वाले में क्या है? 10th वाले में ध्यान रखो कि 10th वाला थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा यहां बोल्ड करके डाल दिया। अनइक्वल एंड अनइक्वल आपने याद रखना है, एंड डिसएडवांटेजेस। अब जो सबसे बड़े जो मेन की पॉइंट है ना, जो की वर्ड है वो ये है, ये ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन जेंडर। क्या है वो? क्या वो जेंडर आइडेंटिटी है? जब भी आपको दिमाग में यही चीज याद रखना है, जब भी ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट का मतलब है कोई चीज प्रैक्टिकली हो रही है, कोई चीज प्रैक्टिकली हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सिंपल सा है, आपका आंसर सी है। जेंडर स्टीरियोटाइप तो हमने पीछे पढ़ा, स्टीरियोटाइप नहीं हो सकता। स्टीरियोटाइप एक परसेप्शन है, एक सोच है, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी नहीं है। तो आपने सीधा ओके कर देना है किसको? सी को। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। और ये भी मैंने आपको बार बार जो है हमने जेंडर लॉज वाला पढ़ा था, लॉज और लेजिस्लेशन, उसमें मैंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाया हुआ है आपको। नेक्स्ट आते हैं इस पे। ये थोड़ा सा है इजी, मगर कभी कभी बच्चे इसमें भी गलती कर लेते हैं। बच्चे कहाँ गलती करते हैं? वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं। अब हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन, मगर किस केस बेस पे? सेक्स के बेस पे। तो बच्चों को लगता है शायद आर्टिकल 14 हो, क्योंकि आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है। तो बच्चों बच्चों को लगता है कि नहीं ये ठीक होगा, मगर ये रॉन्ग आंसर होता है। इसलिए वो गलती नहीं करना, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो यहां पूछा है आपने उसको ध्यान में रखते हुए अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है। यहां पे पूछ रहा है प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, तो ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे मेन पॉइंट है, मेन है। तो आपको वो डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल 15 में आएगा, ना कि आर्टिकल 14 में। 12 वाला तो हो नहीं सकता, 12 वाला स्टेट की बात करता है, 13 वाला हमें पता है वो अलग अलग जो है वो डॉक्ट्रिन्स की बात करता है, तो वो तो हम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे गलत कर सकते हैं बच्चे, तो 15 जो है अप्रोप्रिएट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये तो है ही, आपको पता ही है, ये तो ये भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। क्या रीजंस है जेंडर इनइक्वालिटी के? क्या रीजंस हो सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के? तो ये तो हमने बहुत डिटेल में, पूरा जो टॉपिक है आपका जेंडर इनइक्वालिटी का, वो तो इसी से रिलेटेड है कि गरीबी भी एक रीजन है, लिटरेसी भी है, और मेल डोमिनेशन सोसाइटी जो है, मेल डोमिनेशन सोसाइटी वो भी है। तो आपका डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, करंट बेस्ड है, टेक्निकल है। अब ये नहीं कहना कि सर ये हमें नहीं पढ़ाया। देखो मैं आपको पहले कह दूं, आपका टॉपिक जो है वो रिलेटिव है। तो जो मैंने आपको नोट्स में लिखाया हुआ है, बताया हुआ है, समझाया हुआ है लेक्चर में, ठीक है, वो तो करना ही करना है। उसके अलावा जो एमसीक्यूज में कराऊंगा वो भी लेके चलना है। अब बात समझ में आएगी नहीं? वो भी लेके चलना है। रिलेटिव टॉपिक है, रिलेटिव टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें अगर टीचर पढ़ा रहा है तो बाद में अगर एमसीक्यू में मैंने करवाई वो भी लेके चलनी है। ऐसे तैयारी होती है, ठीक है। लकीर का फकीर नहीं बनना है। द फर्स्ट, यहां पे ध्यान में रखना, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, ये ध्यान में रखना है जिसने गिव लीगल सैंक्शन दी, ठीक है, मैरिजेस को ऑफ गेज। अब इनको हम एक वर्ड है इनके लिए, वो है सेम सेक्स कपल, ठीक है। मैरिज एक सिविल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जहां सेम सेक्स कपल जो है सिविल एग्रीमेंट जो है होता है, कौन सी कंट्री है? यहां ऐसा भी पूछ सकते हैं जैसे यहां पे लिखा हुआ है, दो तरीके से, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो गेज में इंक्लूड होता है, लेस्बियंस भी इसी में इंक्लूड होते हैं, सेम सेक्स कपल्स, ठीक है। तो मैरिज का मतलब है सिविल एग्रीमेंट। तो वो कंट्री जो है वो कौन सी है? वो डी है, नीदरलैंड्स है, ठीक है। डी आंसर है इसका। अब आपने ध्यान में रखा होगा कि बहुत सारी आज के टाइम में बहुत सारी कंट्री जो है यूरोप की, उन्होंने लीगलाइज कर दिया है, मगर आपको बिल्कुल इसको पढ़ना है। फर्स्ट कंट्री की बात कर रहा है जो शादी जहां गेज की जो है वो लीगल सैंक्शन उसको दी है, बिल्कुल वर्ड्स पे ध्यान देना है। तो आपका नीदरलैंड इसका आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है,
बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने इसको कि हाँ, ऐसी कोई प्रैक्टिस जो फीमेल की डिग्निटी को डिग्रेड करता है या डेरोगेटिंग करता है या डेरोगेटरी जैसे हम कहते हैं रिमार्क्स हैं या डिफेम करता है, तो उस प्रैक्टिस को छोड़ना है, छोड़ देना है, रोक देना है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स में नहीं कहा गया है, प्रेम्बल में नहीं कहा गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया है। मैंने आपको बार बार बोला था, ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था, बिल्कुल सीधा सीधा का सीधा है ये वाला आपका फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15। ठीक है, 15 में आपने ध्यान में रखना है, सिंपल है, इसमें कोई उतना नहीं है, टेक्निकल नहीं है, ये रूट मेमोराइज करना है, वो आपको बी करना है, 8 मार्च है। ठीक है, 8 मार्च है। नेक्स्ट आते हैं हम 16 पे। 16 थोड़ा सा रिलेटेड है पहले वाले एमसीक्यू जो पीछे कराए अभी तक हुए हो गए। डैशेस और बिलीफ्स, बिल्कुल, किसके बारे में? आदमी और औरत के बारे में, जो वो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो पोजेस करते हैं, और वो जो है वो क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्या है वो? क्या मेल स्टीरियोटाइप है? नहीं। जेंडर इक्विटी, इक्विटी जस्टिस नहीं हो सकता। सोशल स्टीरियोटाइप है? नहीं है। तो वो सिंपल सा है, वो जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, वो क्या है? वो जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, यहां पे देखो, पीछे भी हमने जेंडर स्टीरियोटाइप पढ़ा, यहां पे थोड़ा सा मोल्ड कर दिया इन्होंने, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात की कि ऐसी कोई धारणा जो हम रखते हैं, कोई सोच रखते हैं मेल और फीमेल के लिए, और जबकि वो सही नहीं होती है, किसी ग्रुप के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी नेशन के लिए, तो जबकि वो सही नहीं होती है, तो उसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, सिर्फ स्टीरियोटाइप। मगर जब वो मेल फीमेल की बात की जा रही है, तब वो जेंडर स्टीरियोटाइप बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा अच्छा है, और वो पढ़ाया हुआ मैंने पहले, ये भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अभी तक जो हमने जेंडर इनइक्वालिटी का लेक्चर जो पूरा दिया है मैंने, जेंडर इनइक्वालिटी का, अगर मैं आप लोगों से पूछूं जेंडर इनइक्वालिटी का मैंने जो लेक्चर पूरा दिया है आपको, क्या वो सोशल स्टडी की बात करता है? नहीं। क्या वो वुमेन स्टडीज की बात करता है? हाँ, कुछ हद तक आप कह सकते हो, मगर पूरा का पूरा फीमेल के ऊपर थोड़ी है, मेल की भी तो बात की जा रही है उसमें। क्या वो सोशियोलॉजी के ऊपर है? नहीं है। तो किसके ऊपर है? वो जेंडर स्टडीज के ऊपर है, जितना हमने पढ़ा। तो वही तो ये कह रहा है, वही तो ये कह रहा है। ठीक है, ये एक ब्रांच है ऐसा, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी रहती है, बायोलॉजिकल आ गया, सेक्स वाला आपका, जेंडर आ गया। ठीक है, क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल आइडियाज अबाउट वुमेन एंड मैन। ठीक है, तो ये जो पूरा पढ़ा, पूरा का पूरा लेक्चर जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपका टॉपिक ही है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है। ठीक है, एक ब्रांच है। ठीक है, किसका? जेंडर स्टडी वो कहलाता है, सिंपल है। नेक्स्ट है, ये बहुत इजी है, जेंडर रेफर्स टू, तो जेंडर रेफर्स टू पर्सन्स बायोलॉजिकल एंड, नहीं बायोलॉजिकल तो नहीं है, बायोलॉजिकल हो ही नहीं सकता क्योंकि बायोलॉजिकल सेक्स की बात करता है। उसके बाद रो, इसको छोड़ देते हैं, ये हो सकता है। सीख पे आते हैं, रोल्स क्लासिफाइड बाय सेक्स, बिल्कुल, जहां सेक्स की बात की जा रही है ही नहीं है। रोल्स असाइन टू बायोलॉजिकल, फिर सेक्स की बात की जा रही है, नहीं। तो सिंपल सा है आपका, बी आंसर है। क्यों? क्योंकि जब भी जेंडर की बात की जाती है वो कल्चरल और सोशल डिस्टिंक्शन है, इसके ऊपर मैंने बार बार आपको डिफरेंस बताया था, जेंडर और सेक्स के ऊपर, तो इसको फिर आपको पता ही होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट वेव। ठीक है, देखो थोड़ा सा मोल्ड करके डाल दिया है सेम। पहली जो है, जो मूवमेंट है फीमेल से रिलेटेड, फीमेल की जो मूवमेंट थी, जो फीमेल्स ने जो डिमांड की थी, क्या वो एजुकेशन वाला राइट, किस राइट की बात की थी? नहीं। क्या वो एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज का? नहीं। क्या वो इक्वालिटी वाला? नहीं। वो राइट टू वोट, आपका सी अप्रोप्रिएट आंसर है। देखो एमसीक्यू की प्रैक्टिस से ही आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, सिलेबस से ज्यादा पढ़ लेंगे, सिलेबस से ज्यादा, ठीक है, मगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे होंगे जो उतना ही पढ़ेंगे जितना सिलेबस में है, तो उनकी पॉसिबिलिटी है क्वालिफाई करने की। जिन्होंने ज्यादा पढ़ लिया होगा, क्या पता उनकी पॉसिबिलिटी नहीं है क्वालिफाई करने की, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो जो है वो बड़ा रेलिवेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में, आपको एज ए क्वालिफायर बनाने के लिए। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि टीचर ने जो सारे एमसीक्यूज कराए वही आएंगे। इससे पता चलता है कि किस तरीके से एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ जो है वो खेलता है, किस तरह से वो देखना चाहता है कि एग्जामिनर का हमेशा मोटिव यही रहता है कि मैं इनको पजल करूं,
क्वेश्चन कोई इजी आए ये नहीं सोचना कि इजी है, ठीक है। तो आपने देखना है कि भाई, तो वो तभी पता चलेगा कि जब आप एमसीक्यूज देखोगे, एमसीक्यू से आपको पता चलेगा एग्जामिनर किस तरीके से पूछे। तो प्रैक्टिस वेयर बाय वुमेन, जहां औरत के 2 से ज्यादा हस्बैंड है, तो कौन सी प्रैक्टिस है? इसको बिल्कुल आपने एकदम लिख देना है, ब्रेक करके लिखना है, फिर याद रहेगा, ऐसे याद नहीं रहने वाला ये, ठीक है। इसको ये वाला सी, ठीक है, इनको ब्रेक कर दो, DRY ये आ गया, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा ब्रेक कर दो, ये वाला, तो आपका आंसर आ गया आराम से, आपको याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आया ओके, यहाँ पे क्या कहता है, पीछे हमने पढ़ा था औरत की, आदमी की बात करता है, जहां 1 से ज्यादा उसकी जो बीवियां हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे यहाँ पे भी ब्रेक कर देंगे हम इसको, आपका ए है आंसर। ब्रेक कर दो, ब्रेक करके आपको याद रहेगा, आसान से याद रहेगा, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। पॉलीगैमी, उसके बाद it refers to policies and measures designed to increase the degree of autonomy and self determination। autonomy और self determination को हम क्या कहते हैं, खुद मुख्तियारी, ठीक है, in the lives of people and in communities in order to enable them to represent their interest in a responsible and self determined way, acting again on their own authority। देखो यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना, वो है ओन अथॉरिटी, अथॉरिटी की बात की जा रही है। दूसरा सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ, ये एटोनॉमी मींस खुद मुख्तियारी, मतलब इससे क्या होगा, इससे आपके दिमाग में एक चीज आएगी, राइट्स, इस मतलब फ्रीडम, और जिससे वो अपना भला कर सकता है। तो ये कौन सा है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ये किस में कवर होता है, ये बहुत इजी। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है? नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा है। क्या ये इक्वालिटी की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। इक्विटी की बात नहीं कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि एम्पावरमेंट में जो मैंने अभी आपको बताया, औरत को हम अथॉरिटी देते हैं, उसको पावर देते हैं, और उसी से वो अपना जो है वो डेवलपमेंट करती है। तो बस इसका मतलब है ये किसकी बात कर रहा है, एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? ये बिल्कुल आपने दिमाग में डाल देना है, पूरा का पूरा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, एग्रीमेंट नहीं है, ये वाला भी नहीं हो सकता। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए लगाया, आप लोग सर इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको ध्यान में रख, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने, कर्म है ना, तो हम पढ़ते हैं इसको कर्म, नॉट कर्मा, तो ए यहाँ पे साइलेंट रहेगा। वैसे ही अगर ए इन्होंने डाल दिया तो ये वाला नहीं है, ए यहाँ पे नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ बच्चे ये ठीक कर लेंगे, बोलेंगे ये भी सही है, ये भी अप्रोप्रिएट है, नहीं ये गलत है, ये सही है। तो आपने पूरा स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। ये आपका ए इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कहता है, इसी से रिलेटेड है, वुमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड है। इसका एम क्या है, मेन एम क्या है, क्या हासिल करना है? मेन एम क्या है? फ्री एजुकेशन? नहीं। पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स? नहीं। प्रोमोटिंग वुमेन्स एज इन एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस की बात की करता है? नहीं। तो आपका सी आंसर है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है, ये तो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडीज में, इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद आया ये वाला, इसमें बिल्कुल आपको देखना है कि विच लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया डज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल प्राइमरली, ये वाला आपने अंडरलाइन करना है। ऑन रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन, तो वो हमारा कौन सा है, वो राज्यसभा है। राज्यसभा आपका बी आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कभी कभी गलती भी होती है, याद रखना। इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं टू थर्ड मेजॉरिटी, टू थर्ड पूछते हैं कभी कभी, या पूछेंगे ये वाला इसका परसेंटेज, तो वो इतना ही बनता है, 33% ही बनता है टू थर्ड का। तो ये ध्यान में रखना, टू थर्ड और 33% वन एंड द सेम थिंग है, तो उतना ही रिजर्वेशन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर करेगा आपको कंफ्यूज, मगर आपने नहीं होना है। यू हैव टू रिमेन योर माइंड इन अ वेरी साउंड
पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी वुड बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम रिजर्व सीट्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो रिजर्वेशन है वो तो हमें पता है किसकी, क्या ये वुमेन बीपीएल में जो आते हैं उनकी बात करता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसकी बात, वुमेन विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं। तो यहाँ पे याद रखना सी है वुमेन, जब भी ये वुमेन रिजर्वेशन वाला जो है हम 33%, ये आपका वुमेन फॉर एससी और एसटी वाला इसमें कवर करता है। तो ध्यान रखना कैटेगरी कौन सा एलिजिबल होगा कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम रिजर्व सीट्स के लिए, कौन से वाले होंगे रिजर्व सीट्स के लिए, एससी और एसटी है, ध्यान में रखना फॉर रिजर्व सीट्स। नेक्स्ट आते हैं 28 पे। हाँ ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जब मैंने आपको क्लाइमेट का बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बताया था, सेक्सुअल जो है जो औरत के साथ जो सेक्सुअल जो है या रेप्स या बाकी चीजें वायलेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था एक बार, कौन सा एलिमिनेशन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन अडॉप्ट किया था, कब अडॉप्ट किया था, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, इसका मैंने ईयर बताया था आपको ये वाला, ठीक है, तो इसका आपने ये याद रखना है, सी इसका आंसर है, ठीक है, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट वाले पे आते हैं 29 में बिल्कुल आंखें बंद करके आपने ओके करना है। 39 है, ये हमें पता है, जहां पे ये क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, इक्वल जो है पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमेन, मगर कौन सा ए बी सी कौन सा, तो डी याद रखना, डी, ठीक है, तो आपका ये आया आंसर 39 डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे 30 विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल, यहाँ पे ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, तो अब ये तो डेट है, ये तो याद रखनी है, ये तो समझाने वाली नहीं है, ठीक है, तो अगर मैंने वहां नहीं पढ़ाई लेक्चर में तो आपको एमसीक्यू में करा रहा हूँ, ये कवर कर लो, सिंपल सी बात है, एमसीक्यू में करा रहा हूँ, कवर कर लो, ये वाला आपका इसका आंसर है 11 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बहुत इजी है, ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रमोट जेंडर इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम। जेंडर इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम मींस जहां पे औरत और आदमी बराबरी ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस इक्विटी, बराबरी जो है वो एजुकेशन सिस्टम में आप बेनिफिट ले रहे हैं। तो अब कह रहे हैं इसमें कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है, पहला है कैसे हासिल हो सकता है, वो पहले में कह रहा है कि हमने रिमूवल करना है, जेंडर स्टीरियोटाइप को रिमूव करना है, हाँ ये पहले वाला ठीक है, ठीक है, पहले वाला ठीक है। उसके बाद कहता है सेपरेट हाइजीनिक जो है सैनिटेशन फैसिलिटी फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ये भी ठीक है, प्रोविजंस रखने हैं। उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू टैकल हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स, ठीक है, हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स, ठीक है, और प्रैक्टिसेस जो चाइल्ड मैरिज की बात कर रहा है इसमें, तो ये भी सही है, ये भी अप्रोप्रिएट है। प्रमोशन ऑफ कैश ट्रांसफर, ये भी सही है। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ री एंट्री, जो भी प्रेग्नेंट है या जो है यंग जो है मदर्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, किसके लिए, फादर एंड कैन प्रमोट, किस चीज को प्रमोट करने, जेंडर इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, सारे के सारे ठीक है ना, इसका मतलब है हमारे पास हमारा आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका ये वाला आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 32 जेंडर इक्वालिटी क्या है एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है वो, पहले वाला है अनइक्वल ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटीज आउटकम्स बिटवीन इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर, हाँ ये है, जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है, हाँ बिल्कुल करता है। दूसरे वाला इट एनकम्पासेस मीन कंसिस्ट करता है डिस्पैरिटीज, जो भेदभाव होता है अलग अलग स्फीयर में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, सोशल नॉर्म्स में, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, हाँ बिल्कुल। तो सेकंड वाला भी जो है जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है। थर्ड वाला जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी इज द प्रेजेंस ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल इकोनॉमिक सेक्टर, हाँ बिल्कुल थर्ड भी। तो ये तीन के तीन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जेंडर इनइक्वालिटी को डिफाइन करते हैं एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज कंसर्न। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है, आपका डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था पीछे, जहां पे एक फीमेल के एक से ज्यादा जो हस्बैंड होते हैं वो किस टाइम में इंडिया में एग्जिस्ट करता था, वो कौन सा टाइम था, तो आपने ध्यान रखना है ये गुप्ता का ये वाला मौर्याज का टाइम नहीं था, वो ये वाला है आपका इस टाइम में, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस सीरीज जो है खत्म होती है। नेक्स्ट जो है हम आपके लिए एमसीक्यूज लाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक का रहेगा जो जेंडर लॉज और ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, सो जल्दी लाएंगे। तो तब तक के लिए सी यू सून, ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।